फॉरेन पॉलिसी में अपनी अचीवमेंट्स को देखना चाहेंगे तो हमें ज़ेहन नशीं करना होगा कि जो हमारा दायमी हरीफ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके मकासद क्या थे और हमने क्या हासिल करने की कोशिश की है। मुख्तसर वक्त में सिर्फ मैं 4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा और ये अर्ज करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, तन्हाई की तरफ, सफारती तन्हाई की तरफ। और हमारी कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान की इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वजीर खारजा ही ना था, तो बहुत से आपकी जो नुक्ता नजर है फोरम्स पर वो पेश नहीं किया जाता था। तो एक ड्रामेटिक शिफ्ट कैन बी सीन फ्रॉम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और उसकी 4 मैं चीजें आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्त हैं, उन रिश्तों को हम दोबारा रिवाइटलाइज करें और नई अंडरस्टैंडिंग जो है हम फोज अलाइन जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग्स को फोज करें। उसमें आपने देखा जहां तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की उनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की, उन्हें नाकामी हुई, पाकिस्तान को कामयाबी हुई। और आज अगर आप साउथ एशिया में देखें कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं उस पर उन्हें मोतरिज है। पाकिस्तान तो कहता ही रहा, लेकिन आज जिस शद्दमद से चीन हिंदुस्तान के एक्सपेंशनिस्ट और डिजाइन्स को क्वेश्चन कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, और स्टैंड ऑफ आपने देखा लद्दाख में, वो आपके सामने। नेपाल आज जिस तरह जो बिल्कुल उनके पहलू में था, जिस तरह आज उनको क्वेश्चन कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन आपके सामने आए हैं, आपके सामने है। बांग्लादेश जो हमेशा उनके कैंप में तस्वर किया जा रहा था, और जब से ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, एनआरसी आई है, और जब से उन्होंने कहा कि बंगालियों को दीमक से तशबीह दी है, तो आपने देखा कि एक सर्द मोहरी वहां नुमाया दिखाई दे रही है। तो साउथ एशिया जिससे वो हमें आइसोलेट करना चाह रहा था, आज हिंदुस्तान को एक नई नजर से देख रहे हैं। हमने जो हमारे दरीना ताल्लुकात थे उनको एक नया रुख देने की कोशिश किया। मिसाल के तौर पर चीन आपका एक दोस्त, आजमाया हुआ दोस्त, आपकी उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, अरसा दराज से रही है। हमने कोशिश की है कि अपने नए हालात को सामने रखते हुए उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नया जो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करे, फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप टू एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। मेरी राय में दुनिया बदल रही है, और पोस्ट कोविड आप देखेंगे कि दुनिया में जो आप फ्लक्स देख रहे हैं आज, वो एक आपको वाज़ेह पैटर्न इमर्ज करता हुआ दिखाई देगा। उसकी कुछ शुरुआत आपके सामने आ चुकी हैं। तो उसके अंदर हमने देखना है कि पाकिस्तान और चीन के जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको मजीद मुस्तहकम कैसे करना है, और उस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को आगे लेके कैसे चलना है। और उसकी एक जिंदा मिसाल सीपैक 2 है। उसमें वाज़ेह हमने हदाफ तय किए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलोकेशन एक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट दूसरी चीज है, पॉवर्टी एलिविएशन तीसरी है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चौथी है। फिर आप देखें तुर्की के साथ भी आपके दरीना ताल्लुकात, बहुत उम्दा ताल्लुकात, लेकिन तुर्की के साथ वजीर आजम जब वहां तशरीफ ले गए, असद उमर साहब भी तशरीफ फरमा है, तो वहां लंच की टेबल पर एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एक फ्रेमवर्क उनके साथ तय होना चाहिए जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाए, वो एक हकीकत बन चुका है। इसके साथ साथ आप देखें यूरोपियन यूनियन आपका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आज उसके साथ आपने एक नया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान जो है एक दूरस्थ उसको साइन किया है, और ये इन 2 सालों में हुआ है। उसके बाद अफ्रीका, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, 1.3 अरब की आबादी, बेपनाह मार्केट, हमारी उस पर तवज्जो नहीं थी। हमने इंगेज अफ्रीका इनिशिएटिव लॉन्च किया, फॉरेन ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, सदर साहब भी तशरीफ लाए, और उससे मकसद ये था कि अफ्रीका की मार्केट में हम अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट कैसे बढ़ाएं। ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, उनकी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में पाकिस्तान का जो किरदार है वो उसको तस्लीम करते हैं। अब हमने देखा कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से हम किस तरह वो
اپنا اکنامک جو پرنٹ ہے فٹ پرنٹ کو بڑھائیں. نئے مشنز کھولے جا رہے ہیں اور کچھ کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو وہاں ہمارے آفیسرز ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے. کئی علاقوں سے شفٹ کر کے افریقہ کی طرف موڑا گیا ہے. اس کے بعد جو نئی انٹرنیشنل ہم نے انڈرسٹینڈنگز کو فورج کرنے کی کوشش کی ہے, میں 2 کا اس پر ذکر کر دیتا ہوں. ایک پرائم منسٹر کا انیشیٹو گلوبل ڈیٹ ریلیف کے لیے, انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک پیغام دیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی شروعات ہوئی ہیں. سیکرٹری جنرل نے ایک موقف لیا, G20 نے وہ اس میں کچھ اقدامات کیے, اور مزید ہم نے ایک پارٹنرشپ بلڈ کی ہے نیو یارک میں کہ کس طرح ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو فردر ڈیولپ کریں اور کس طرح ہم ان سے ریلیف لے سکیں فسکل اسپیس کے لیے, کیونکہ کووڈ کا جو ایک منفی اثر آیا ہے معیشت پر, اس سے کس طرح باہر نکلا جا سکے. اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں. ہم مسلم دنیا میں اسلاموفوبیا کی ایک ہوا چل رہی ہے, تو کس طرح ہم جتنی مسلم کنٹریز ہیں ہم نے کس طرح مل کر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے. اور UN کی سائیڈ لائنز پر عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا. دوسری چیز ہے ہمارا افغانستان کا پیس انیشیٹو. دنیا سمجھتی تھی اور دنیا نے بے پناہ وسائل خرچ کیے, ٹریلینز آف ڈالرز سولوشن سے حل نکالنے کا. عمران خان مسلسل کہتے آئے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے, افغانستان کا دیر پا حل پولیٹیکل سولوشن ہے. بالآخر دنیا قائل ہوئی. الحمدللہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اوور ملٹری سولوشن, اور ہمارا پوائنٹ آف ویو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کیا ہے, جو آج امریکہ اور طالبان کے اندر جو ایک پیس اگریمنٹ ہوا ہے اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. اور آج سے 3 دن پہلے جب میری 4 روز پہلے سیکرٹری پومپیو سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو وائٹل رول ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. اور آج ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انٹرا افغان نیگوشیشنز which are about to commence, ہم پر امید ہیں کہ وہ ان کا آغاز ہوگا, اور اس سے پیس اور ریکنسیلیشن کو جو فروغ ملے گا اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کی جتنی ریجنل قوتیں ہیں, روس ہے, چین ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, یورپین یونین ہے, ریجن سے باہر, وہ آج سارے اس انیشیٹو کی تائید کر رہے ہیں. آپ مت بھولیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو چند ماہ پہلے امریکہ کی طرف سے ایک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی اناؤنس کی گئی تھی, جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم. یہ جو ایک نیریٹو شفٹ ہوا ان 2 سالوں میں, فرام پارٹ آف دا پرابلم ٹو پارٹ آف دا سولوشن, ٹوڈے وی آر ویوڈ ایز پارٹنرز ان پیس. یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کا ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے. تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہونا. یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان, نیا نہیں ہے, لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے, کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر, کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے. چاہے ہیومن رائٹس تھے, چاہے وہاں جو ڈیموگرافک چینج ہے, چاہے جناب وہاں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, چاہے یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں, جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے. اور ہندوستان کا جو نیریٹو تھا, جنہوں نے پاکستان اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو جد و جہد, انہوں نے اس کو تشبیہ دے دیا تھا دہشت گردی سے. آج نیریٹو چینج ہوا ہے اور آج اس کو حق خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا شفٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ 1 سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے, اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی, وہ 2 رپورٹ شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا, اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں. اور حالیہ جو ہوا ہے, جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا, ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی, اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ
اسटेटमेंट आई है पूरी OIC की तरफ से, अगर आप उसका मुताला कर लें तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह पाकिस्तान के नुक्ते नजर को उनने तस्लीम किया. डिबेट्स उठा के देख लें आप, यूरोपियन यूनियन में उठा के देख लें, यूएस कांग्रेस की इंगेजमेंट्स देख लें, 85 कांग्रेसमैन की इंगेजमेंट देख लें, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप है और कश्मीर, उसकी आप काविश देख लें, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को देख लें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें, तो आपको अंदाजा होगा. और आखिर में आप इमरान खान साहब की जो तकरीर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पिछले साल की, उसका मवाजना कीजिए. तो पिछले 5 साल में नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उसमें कश्मीर का जिक्र कितना था और इमरान खान साहब का जिक्र कितना था. उससे पिछले दौर में जरदारी साहब की तकरीर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में की थी, उससे मवाजना कीजिए तो फिर आपको अंदाजा होगा कि फर्क क्या है. मैं आखिरी पॉइंट जो अर्ज करना चाहता हूं और वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. हमने कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं दफ्तर खारजा में, मिसाल के तौर पर फॉरेन मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल. उसकी मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि एकेडेमिया से, थिंक टैंक से हमें फ्रेश इनपुट मिले और जो सीजन्ड डिप्लोमैट्स हैं जिसके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उन्हें भी इंगेज किया जाए. क्राइसिस मैनेजमेंट 24/7 क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट जो है नया फॉरेन ऑफिस में बनाया गया और उसकी अपना हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानी की मिनिस्ट्री है और हमारा जो NCOC का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से 478 फ्लाइट्स के जरिए 2,14,000 पाकिस्तानी जो स्ट्रैंडेड थे उनको वापस लाया गया. ख्याल था कि वहां पथराव हो जाएगा, शीशे टूट जाएंगे, एम्बेसीज में हमला हो जाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसके साथ साथ पब्लिक डिप्लोमेसी का इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है. अभी ऑनर किया गया है उन 86 पाकिस्तानियों को जिन्होंने 79 ममालिक में कोविड-19 में अपनी सोसाइटीज में कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान के इमेज को एनहांस किया. स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन एक नया फॉरेन ऑफिस में बनाया गया है ताकि आपके नैरेटिव को प्रोजेक्ट किया जाए. इसके साथ साथ मैं अर्ज करता चलूं कि फॉरेन सर्विस एकेडमी, स्टेट ऑफ द आर्ट फॉरेन सर्विस एकेडमी न सिर्फ बनाई गई है, उसका नया करिकुलम तरतीब दिया गया है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है इनटू द ओल्ड चाइनीज एम्बेसी. वो हमें गिफ्ट की गई और ये अरबों रुपए की जायदाद है जो फॉरेन ऑफिस की जायदाद में एसेट में इजाफा हुआ है. यहां से तो अरबों रुपए गायब हुए या अरबों रुपए का इजाफा हुआ. और फिर इंस्टीट्यूशन जो है रीजनल अफेयर्स का, उसको ओवरहॉल किया जा रहा है और उसको नए प्रेमिसेस में मुंतकिल किया गया है. ई वीजा फैसिलिटी और आखिर में FM डायरेक्ट, ये एक ऐप मैंने बनाई है और जितने फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्ट मेरे साथ उस ऐप के जरिए राब्ता कर सकते हैं. जूनियर सीनियर जिस कॉन्टिनेंट में भी हैं और उनके पास कोई आइडियाज हैं, कोई इनपुट है तो डायरेक्ट मुझे मिल सकता है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप को काट के. दीज वर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो हमने लिए. शुक्रिया.